हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करता हूँ बोर नहीं हो रहे। होना नहीं। सेल्फ मोटिवेशन है ना, वो बहुत ज़रूरी है। करते रहना करते रहना। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिनमें बहुत कोशिश करता हूँ कि थोड़े रस उत्पन्न किए जाए, है ना, मतलब इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए। पर ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूपीएससी के बच्चे हैं, बहुत सेल्फ मोटिवेशन वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा है लेक्चर नंबर 2022। फिलहाल यूनिट 3 ही चल रहा है, और जहां हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं ना। बहुत ही बड़ा चैप्टर है। और मैं आपको पहले ही बोला था कि चैप्टर नंबर 9 में जितना टाइम लगने वाला है, इतना चैप्टर बाकी किसी और पूरे इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में नहीं होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर इतने सारे कन्वेंशंस हैं, इतनी समिट्स हैं, इतने डायमेंशंस हैं, इतनी फाइनेंशियल बॉडीज है कि एक एक चीज़ को बहुत बारीकी के साथ करा रहा हूँ। इसलिए भी यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा ये टेंशन है यार कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस पीछे अगर आए हुए हैं 15 सालों में, ठीक है, 2011 से लेके आज तक, तो कुछ छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट्स बन जाए, ठीक है, ताकि चीज़ों को थोड़ा समझा जा सके। फाइन। ये वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मैं शुरुआत में एक बार आपको ज़रूर दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको मेरे साथ हमेशा ही जुड़े रहना है। और समय के साथ साथ जो करंट अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर देता रहता हूँ। तो फाइनली हम यूनिट नंबर 3 पर हैं, चैप्टर नंबर 9। और ये चैप्टर नंबर 9 का 7वां लेक्चर है। अब आपको खुद दिख रहा होगा, ठीक है, जहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और समिट्स की बात होने वाली है। आइए देखते हैं भी इसमें कितने और लेक्चर होने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 से। पर हाँ, चैप्टर नंबर 9 को बहुत ही अच्छे से, है ना, एक एक चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक्चुअल में जो हम अर्थ समिट में जो 6 डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे। जैसे पिछले लेक्चर में आप देखो, तो हम लोगों ने यूएनएफसीसीसी देख लिया है। ओके, यूएनएफसीसीसी देख लिया है, गॉट इट। और इसके बाद हमने यूएनसीसीडी देख लिया है, गॉट इट। एक और बच जाता है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, है ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ कवर करेंगे। याद रखना, ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि जब अर्थ समिट में हमने बात किया था, फिर एक बार बोल देता हूँ, ये चीज़ें जो थी वो लीगली बाइंडिंग थी, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर लीगली बाइंडिंग थी, ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग था और सबको फॉलो करना ही करना था। आइए बात करते हैं सीवीडी में, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में। इंटरनेशनल एक लीगल टूल है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो बायोडाइवर्सिटी के सस्टेनेबल यूज़ की बात करता है और फेयर इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है। यानी पूरी ईमानदारी से बायोडाइवर्सिटी के बारे में लोगों को जानकारी देना है, कुछ भी नहीं छुपाना है, क्योंकि कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई एलियन स्पीसीज हो सकती है आपके यहाँ आकर आपकी डाइवर्सिटी को बर्बाद कर सकें। तो एक तरह से एक जानकारी जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को शेयर करना है। ओके, टोटल 196 नेशंस ऐसे हैं जो इसको रेडिफाई कर चुके हैं, यानी अपनी कंट्री में पूरी पार्लियामेंट वगैरह में इसको मेजॉरिटी के साथ उनके कंट्रीज में पास हो चुका है। देखो, इस सीबीडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जैसे हम लोग बात करेंगे कार्टाजीना प्रोटोकॉल के बारे में। कुछ सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल में जब हम नगोया की बात करते हैं, नगोया प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट की बात करेंगे। और आगे चलकर जो एक नया फ्रेमवर्क लाया गया है, क्योंकि आईची बायोडाइवर्सिटी का टारगेट जो था वो 2020 तक था, जो ख़त्म हो गया। अब कैसे नए फ्रेमवर्क को लाया जा रहा है आगे भविष्य के लिए 2030 तक, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब 2030 में आपको दिख रहा होगा सर, ये अभी आपने यूएनएफसीसीसी में भी बात किया है ना, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को लेकर। फिर आपने उधर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात की यूएनसीसीडी में लेकर। तो क्या ऐसा ही कुछ 2030 के लिए हम लोग कुछ यहाँ डाइवर्सिटी को लेके भी फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो मैं आपको बाद में जोड़ूंगा। पहले मैं आपको शुरू से लेके चलता हूँ कि एक्चुअल में सीबीडी में पूरी कहानी है क्या, ठीक है। सो असल में, ठीक है, इट ऑल्सो केटर्स द बायोटेक्नोलॉजी थ्रू द बायोसेफ्टी, काटागोना प्रोटोकॉल। और बायोसेफ्टी में हम लोग थोड़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने वाले, जिसके बारे में आप बायोटेक्नोलॉजी में जानते हैं।
देखो यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश करनी है कि पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन, जो एग्रीकल्चर, बिजनेस, कल्चर, इन सबको जोड़कर हम डाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और आपको पता ही है कि यूएनएफसीसी के जो सिस्टर कन्वेंशन है उनमें यूएनसीसीडी और यूएनसीबीडी का नाम आता है, यानी ये भी कहीं ना कहीं यूएनएफसीसी का एक सिस्टर कन्वेंशन में आएगा। और सबको पता है कि ठीक है भाई, जब हमने पीछे के लेक्चर्स में एक टॉपिक पढ़ा था आरईडी और आरईडी प्लस, वहाँ भी मैंने कहा था देखो जब जंगल वंगल ज़्यादा लगेंगे तो कहीं ना कहीं एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन वगैरह ज़्यादा किया जाएगा, तो काफ़ी हद तक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन सिंक जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी देखो यूएनएफसीसीसी को सपोर्ट कर रही है। ठीक है। देखते हैं, ये मीटिंग जो होती है पहले तो शुरुआत में हर एक साल में होती थी, बाद में ये 2-2 साल के इंटरवल पर हो रहा है। ठीक है। तो हर 2 साल में इसकी एक मीटिंग होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में है। ठीक है। तो ये एक बिगनिंग है जो सीबीटी का, और एक पूरा आउटलाइन है जो मैंने आपको दे दिया है। बताऊंगा सीबीटी की मीटिंग्स कैसे चलती है, क्या क्या होता है ना। और यहाँ पे काटा जीना प्रोटोकॉल कहाँ है, काटा गेना या काटा जीना, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस भी हैं। इसके अलावा आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट नागोया प्रोटोकॉल, और नया फ्रेमवर्क जो है आगे 2030 के लिए जिस पे काम हो रहा है वो क्या है। देखो इसका मुख्य रोल यही है कि जो सीबीडी की जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, ठीक है, जो डिफरेंट तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या बहुत तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक साथ लाया जाए और एक तरह से एक इंफॉर्मेशन है जो स्प्रेड किया जाए, जिससे डाइवर्सिटी को और ज़्यादा कंजर्व करने में मदद मिले। इसका पहला जो ये सीबीडी जो है वो ऑर्गेनाइज जो होती है 22 में 1992 को होती है, लेकिन फोर्स में आते आते इसे 1993 हो जाता है। और देखो ये 22 मई को इसका ऑर्गेनाइजेशन डेट है, इसलिए आगे चलकर 22 मई को ही हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी मनाते चले आ रहे हैं। सो May 22 इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। टोटल लगभग 196 कंट्रीज ने इस सीबीडी को अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, दे हैव अडॉप्टेड, मतलब इसको पूरा रेडिफाई कर रखा है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको रेडिफाई कर रखा है। ये एक्चुअल में मैं आपको शुरू में दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो आगे डिस्कशन होने वाले हैं उसमें कहीं पे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो सीबीटी को लेकर, यूएन सीबीटी को लेकर। जिसका पहला मीटिंग होता है, ठीक है, 1992 में लाया जाता है, 1993 में फोर्स में आ जाता है, 1994 में इसका पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग होती है, जो इसके सिग्नेटरी कंट्रीज होते हैं हर साल जो मीटिंग में बैठते हैं। पहला जो होता है नसाउ बहमास में होता है। आप देखो इधर 94, 95, 96, यहाँ तक 98, 99, 2000 तक करीब करीब आपको दिख रहा होगा कि करीब करीब मीटिंग्स हो रही हैं। उसके बाद आप देखो हर साल, उसके बाद देखो 2-2 साल के बाद मीटिंग्स होने लगती है। वही मैंने कहा इसकी जो मीटिंग होती है वो बाइनियल होती है। ठीक है, जैसे आपने पीछे यूएनसीसीडी की मीटिंग में भी देखा था, 2-2 साल में होती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कार्टागेना प्रोटोकॉल पे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी डिस्कशन। ये जो है बच्चा, ये जो है वो देखो आप 1999 में है। ठीक है, कार्टागेना प्रोटोकॉल। और दूसरा हम लोग जो बात करेंगे नगोया बायोडाइवर्सिटी टारगेट या आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट। और यहाँ पे भी प्रोटोकॉल की बात होती है, 2010 में लाया गया। गॉट इट, 2010 में लाया गया। इवन आपको बताऊं यूएनसीबीडी की एक मीटिंग इंडिया में भी हुआ है जो हैदराबाद में हुआ है, इट वाज 2012 कोप 11। लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आपके लिए पढ़ाया जाए। आपके पेपर में इंपॉर्टेंट एक मिला ये, दिस इज इंपॉर्टेंट, पहले ध्यान रखो। और दूसरा इंपॉर्टेंट मिला ये, दिस इज द अनदर वन, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद आपको लास्ट देखना है, जैसे कि 2021-22 में जो हुआ है, इसलिए 21-22 2 ईयर लिखा गया। आप पूछोगे ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कुछ मीटिंग ऐसी हुई है जो ऑनलाइन हुई है कोविड की वजह से, और बाकी जो मीटिंग हुई है वो फिजिकल हुई है। सेकेंड पार्ट जो हुई है वो 5 से 17 दिसंबर 2022 में, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। 2024 की मीटिंग जो है वो कोप 16 जो है वो टर्की में है। ठीक है, और जैसे जो मीटिंग होगी इस वीडियो के आगे वो वीडियो जो होगा वो इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो आपको करंट जोड़ने में दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये चीजें आपको उसके आगे वीडियोस में अनदर पार्ट इस लेक्चर का
आपको दे दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, और पूरी कहानी का एक आउटलाइन है जो आपके दिमाग में सेट हो चुका है। अब चलो आगे चलते हैं। काटागोना प्रोटोकॉल, नगोया और ये नया वाला, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और आगे जो 2030 का जो फ्रेमवर्क है वो क्या है। क्योंकि आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट, नगोया जो है एक आईची एक जगह है, आईची इसीलिए उसको आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट भी कहते हैं, और ये नगोया प्रोटोकॉल है, ये दोनों एक ही जगह है करीब करीब, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखो, पहले तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा, क्योंकि जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है ना, इस थर्ड ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी पर रखा गया है, कहाँ, जो नया वाला कन्वेंशन हुआ है, ठीक है। और ये थर्ड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। देखो, बायोडाइवर्सिटी के जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कुल 3 ऑब्जेक्टिव्स है। पहला भाई, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो, उसका संरक्षण करो। दूसरा है कि आप बायोडाइवर्सिटी का यूज जो है वो सस्टेनेबल तरीके से करो, और सस्टेनेबल शब्द तो आप लोगों ने मेरे से इतनी बार सुना होगा, पीछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की गई है। आई डोंट थिंक सो अब किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली है। और तीसरा है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, एराउजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी जो भी जो जीन जेनेटिक कैरेक्टर्स है, किसी पौधे वौधे की बात करिए, उसका सही से इस्तेमाल किया जाए, किसी भी तरह का उसका कोई मिसयूज वगैरह ना हो। इन चीजों को लेकर यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के उद्देश्य बनाए गए। देखो, यहाँ पर जो एग्रीमेंट है, यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश है कि इकोसिस्टम, स्पीसीज और जेनेटिक रिसोर्सेज को हम कवर करें, यानी इन चीजों को यहाँ पर बचाया जाए। दूसरा यह है कि ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रिटी है। मैंने बोला था तीनों जो अर्थ समिट में जो लास्ट 3 थे, यूएनएफसीसीसी, यूएनसीसीडी और यूएनसीबीडी, ये तीनों के तीनों जो हैं, दीज आर द लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। इनके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह भी हैं, सब प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, जो मैंने अभी आपको बोला, कार्टागोना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल। नगोया को ही हम लोग सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, ये आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कार्टाजीना प्रोटोकॉल, जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से जरूरी है। देखो, कार्टाजीना प्रोटोकॉल है क्या? ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो एक्चुअली बायो सेफ्टी को लेकर है। बायो सेफ्टी जो एक कीवर्ड है वो हमेशा कार्टाजीना के साथ रहेगा, इसे रट लेना, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कार्टागेना प्रोटोकॉल जो है वो फोर्स में आता है 2003 से। कार्टागेना प्रोटोकॉल में एक्चुअल में जो बात होती है वो यही होती है कि सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को करना है। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बच्चा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि जिस हिसाब से जो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के जो एक्सपेरिमेंट इस 1990 के बाद से जो पॉपुलर हुए हैं, तो ऐसा भी है कि हम लोगों ने किसी पौधे के जेनेटिक कैरेक्टर को चेंज किया है, या किसी एनिमल्स में भी कर रहे हैं, उसका दिन पौधों को अगर हम कहीं दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब बीटी क्रॉप को लेकर जब भारत में प्रोटेस्ट हुआ और दुनिया में कई जगह की कंट्री में प्रोटेस्ट हुआ, तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि भाई जो जो जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट होते हैं, जब वो हमारी कंट्री या कहीं जाते हैं, तो हमारे जो नेटिव मस्टर्ड होते हैं या नेटिव जो प्लांट्स होते हैं, ब्रिंजल्स होते हैं, उनके साथ वो फर्टिलाइज करने के बाद हमारे पौधों को जो होते हैं वो स्टराइल बना देते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो बड़ी खतरनाक होती हैं, इसलिए हमें इन चीजों को देखना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी करती हैं, और जिससे ह्यूमन का हेल्थ भी जो है वो नुकसान होता है। ह्यूमन का हेल्थ भी हो सकता है, या फिर वहां की पूरी डाइवर्सिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए कार्टागेना प्रोटोकॉल, मैंने बोला 1990 के बाद ही जाकर ये सब चीजें शुरू हुई हैं, जितना ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ है। तो ये कार्टागेना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी को लेकर है, ठीक है। और वैसे भी एक तरह से जब हम कोई पौधा नेचर में ग्रो कर रहा है, उसके साथ कोई जेनेटिक अगर आप चेंजेस कर रहे हैं, तो ये क्राइम ही कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया था 2000 में, 1999 2000 में इसको लाया गया था, फोर्स होते होते इसमें थोड़ा टाइम लगा, 2003। और फिर वही बात हो गई जो मैंने आपको बोला है, बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल जो होता है वो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, खासतौर से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है उनसे उनसे जो कि एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक तरीका है, ठीक है। वैसे भी आप देख जरा जाओ, कभी स्पेंसर में चले जाओ, कभी बिग बाजार तो खत्म हो गया है ना, रिलायंस मार्ट में चले जाओ, आप जब वहां कोई पौधा वौधा खरीदते हो ना, मतलब कोई भी खाने पीने की, उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है बच्चा नॉर्मल वाला, यानी जिसमें केमिकल होता है, दूसरा ऑर्गेनिक वाला, और तीसरा होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला, ठीक है। 3 ऑप्शंस होते हैं। या इंडिया में तो फिर भी ये चीजों के बारे में बहुत ज्यादा लोग जागरूक नहीं है, अब आजकल फिर भी हो रहा है। यूएस में तो जब मैं रहा हूं बताऊं, यहाँ पर अलग अलग तरह के ब्रांड, जो गरीब होते हैं वो केमिकल वाला खाते हैं। सोचो, इस तरह से चीजें मतलब कैटेगराइज की जाती है।
कार्टागोना प्रोटोकॉल खासतौर से नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर बेस्ड है ना। प्रिकॉशंस लेना है, समझना है, और डेवलपिंग कंट्रीज को भी एक तरह से बताऊं तो ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक बेनिफिट के हिसाब से वहां का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, ठीक है। तो वो भी चीज है, अलाउ डेवलपिंग नेशन टू बैलेंस द पब्लिक हेल्थ अगेंस्ट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्योंकि ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल बेनिफिट के चक्कर में आप विकासशील राष्ट्रों में चीजों को बेचें या विकासशील राष्ट्र के लोग यूज करें। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन लोग को देना चाहिए, बताना चाहिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड को अगर देखा जाए कंट्रीज बैन कर चुके हैं, भारत में ही बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं जो बैन हो चुके हैं। मतलब इसके पीछे कारण भी है क्योंकि बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस भी नहीं है। कंपनियां क्या है, अपना पैसा कमाने के चक्कर में धड़ल्ले से जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों को मार्केट्स में ला रही हैं और पैसा कमाने की कोशिश कर रही हैं। और कंपनी का तो भाई प्रायोरिटी ही है कि उनको पैसा कमाना है। अब देखो इन कार्टागेना प्रोटोकॉल के बाद, है ना, कार्टागेना प्रोटोकॉल के बाद कुछ समय गुजरा और कुछ समय गुजरने के बाद दोस्त यहाँ पर एक सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल के फॉर्म में सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किए गए, जो नगोया प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो आगे आने वाले सालों में किया गया। और ये एक तरह से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है, खासतौर से जो सीबीडी का जो तीसरा ऑब्जेक्टिव मैंने अभी बोला था, तीसरा ऑब्जेक्टिव मैंने रेड कलर से बोल्ड कर दिया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कारगर बनाने के लिए एक्चुअल में ये नगोया प्रोटोकॉल जो हुआ है, नगोया प्रोटोकॉल एक तरह से सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए मैंने यहां पर कार्टागेना के बाद अगली हेडिंग आपको यहां पर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ही किया है। सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल जो है वो नगोया में हुआ है, इसीलिए इसको नगोया के नाम से भी जानेंगे। नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, इसके पीछे कारण जो है ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस टू द कार्टागोना प्रोटोकॉल एंड बायो सेफ्टी, कह लो कि फाइनलाइज्ड एंड अडॉप्ट द नगोया जापान ऑन 15 अक्टूबर 2010, ठीक है। तो 15 अक्टूबर 2010 को ये चीज अडॉप्ट कर दी जाती है। और ये सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कार्टागेना प्रोटोकॉल में जो बायोसेफ्टी की बात हुई थी, उन चीजों को ठीक से लागू करने के लिए आगे चलकर अगले प्रोटोकॉल में इनको फोर्स किया जा रहा है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल में कहा जा रहा है कि भाई इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच क्या होना चाहिए, इस चीज को अपनाया जा रहा है, ठीक है। मतलब किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे। कार्टागेना प्रोटोकॉल में ठीक है, बायोसेफ्टी को लेकर है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इस तरह के ऑप्शन होंगे तो आप कार्टागेना में फट से टिक मारेंगे। लेकिन यहां पर अभी तक पीछे की तरफ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच नहीं था। अब क्या यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच अपनाया गया है और यहां पर एक एड्रेसिंग द रिस्पॉन्स मेजर इन इवेंट ऑफ द डैमेज और सफिशिएंट लिक्विड ऑफ द डैमेज, है ना। यहां पर पूरा एक ये कह लो कि पूरा एक पैमाइश है, पूरी मेजरमेंट किए गए हैं किस तरह की चीजों से किस तरह का नुकसान हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश है, ना कि गलत इंफॉर्मेशन या उल्टे सीधे पौधे को एक तरह से एलियन स्पीसीज बनाकर किसी जगह की डाइवर्सिटी को बर्बाद करना, जो वहां पर जिंदगियां भी बर्बाद कर सकता है। अब हम एक्चुअल में आते हैं नगोया प्रोटोकॉल के अंदर। नगोया प्रोटोकॉल एक तरह से कार्टागोना प्रोटोकॉल को प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से आगे ले जाने के लिए आता है। नगोया प्रोटोकॉल एक्चुअल में आईची ही है जहां पर होता है, इसलिए इसी नगोया प्रोटोकॉल में आगे चलकर आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट लाया जाता है, जहां 2020 तक कुछ 5 ऐसे गोल होते हैं जिसको अचीव करने की बात होती है। पहले नगोया प्रोटोकॉल देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट की तरफ। अब जरा सुनो इसमें है क्या। नगोया प्रोटोकॉल में जो बात होती है वो मैंने आपको पहले बोला था, जो हम लोगों ने सीबीटी का थर्ड ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, देखो वही लिखा हुआ है, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है ना। जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, जो एक्सेस कर रहे हैं, उसका सही से और ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आप हो सकता है कुछ चीजों के बारे में ना बताएं, ठीक है, और जो किसी दूसरे कंट्री में जाकर उसका नुकसान कर सके। क्योंकि अभी मैं बोल रहा था मॉन्सेंटो टाइप की कंपनियां जो हैं, जो बीटी क्रॉप वगैरह का बना रही हैं, या जो जिन्होंने क्राइवन एसी जीन वगैरह का पेटेंट कर रखा है, वो सिर्फ अपना मॉनेटरी बेनिफिट ना देखें, वो ह्यूमन का हेल्थ और साथ साथ इन्वायरमेंट भी देखें। इसको फोर्स में लाया गया 2014 में नगोया प्रोटोकॉल को, और यहाँ कुछ टारगेट्स बनाए गए। अब देखो यहाँ पर जेनेटिक रिसोर्सेज क्यों जरूरी है। देखो जेनेटिक रिसोर्सेज में जैसे पौधे आ रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं और माइक्रोनिज्म आ रहे हैं। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 ही होते हैं, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव। असल में क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कुछ विशेष तरह के वैल्यूएबल एंजाइम्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं।
ठीक है, जिनको हम बहुत तरीके से हो सकता है मेडिसिनल वैल्यूज हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो इंपॉर्टेंट हो। इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पर अगर फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग इंफॉर्मेशन वगैरह हम करते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज हैं, है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी वगैरह से उनको काफी हद तक फायदा मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, खासतौर से जो बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री हैं, ठीक है, उनके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि इस तरह की चीजें अगर आपके यहाँ है या पेड़ पौधे हैं या कुछ से नुकसान है या कुछ ऐसा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उस लेवल पे आपको चीजें इन्फॉर्म करनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एबीएस के बारे में बात करेंगे। एबीएस इटसेल्फ इज द क्वेश्चन फॉर योर पेपर, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस, जिसको एबीएस क्लियरिंग हाउस के नाम से जानते हैं। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग में बार बार कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन शेयर करना जेनेटिकली मॉडिफाइड के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द नगोया प्रोटोकॉल। तो नगोया प्रोटोकॉल के आर्टिकल 14 में इस तरह की चीजें दी गई इंफॉर्मेशन को शेयर करने के बारे में। इसमें अगर कुछ चीजें और बात करें तो काफी हद तक यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की बात की गई है। ठीक है ना, यहाँ पर काफी हद तक इनहांसिंग द लीगल सर्टेनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को मैनेज करने की बात की गई है। एबीएस क्लियरिंग हाउस से एक तरह से देखा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी ही है। जो लोग यूजर्स हैं या जो प्रोवाइडर्स हैं जेनेटिकली रिसोर्सेस को, है ना, उसके ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह से जुड़े इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। देखो ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो चीजें वहां पे परंपरागत तरीके से चली आ रही हैं। जैसे मान लो किसी जगह पे कोई पौधा है बार बार लगाया जा रहा है, वहां पे उस पौधे को पता चला 20 साल 25 साल लगाने के बाद वहां की डाइवर्सिटी नुकसान हो गई, या वहां के जो पौधे हैं उनके साथ क्रॉस करने के बाद उनका हैबिटेशन होकर किसी नेटिव पौधे के साथ जो इस तरह के पौधे हैं वो उनको उनकी जेनेटिक कैरेक्टर को बर्बाद कर रहे हैं। इन सारी चीजों का जो इंफॉर्मेशन है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उन चीजों से जुड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किया जाता है, छुपाया नहीं जाता है। ठीक है, और काफी हद तक देखा जाए नगोया प्रोटोकॉल एक तरह का एक फ्रेमवर्क है जो रिसर्चर्स को जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में और ज्यादा ज्ञान ही देता है। और दुनिया में हर कोई अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बेसिस पर अगर कुछ आता है और चीजें अगर शेयर की जाती हैं तो काफी ईमानदारी होगी, इस तरह की चीजें मैनेज होंगी। ठीक है ना, तो काफी अच्छा है ये, मतलब इस तरह की चीजें हैं। फिलहाल नगोया प्रोटोकॉल से हम लोग आगे निकलते हैं और आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स की तरफ चलते हैं। देखो यहीं पर एक टारगेट भी डिसाइड किया जाता है। सीबीडी में नगोया कॉन्फ्रेंस 2010 होता है। नगोया अपना है भले ही 2014 के आसपास जाता है, लेकिन वहाँ आईची में नगोया, आईची प्रोविंस है एक्चुअल में, नगोया जगह है जो यहाँ पड़ता है। एक्चुअल में यहाँ पर है क्या, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान है जो प्रोवाइड किए गए, जहाँ पर 20 एम्बिशियस 8 अचीवेबल टारगेट्स जो हैं वो किए गए हैं, जो टोटल 5 गोल के अंदर क्लासीफाई, यानी 5 गोल के अंदर कुल 20 टारगेट्स हैं जिनको अचीव करने की बात की गई है। ठीक है, और ये 5 जो स्ट्रेटजी गोल्स हैं ये कौन कौन से हैं। स्ट्रेटजी गोल 1 में ये कहा गया कि भाई ऐसा है, एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, बताइए आप किस हिसाब से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी जाए। स्ट्रेटजी गोल बी में है रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर ज्यादातर प्रेशर न डाला जाए जिससे वो कम होने लगे। तीसरा है इंप्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की जैव विविधता जो है उसके स्टेटस को इंप्रूव किया जाए। चौथा, एनहांस द बेनिफिट ऑफ ऑल फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विस। पांचवा, एनहांस द इंप्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये 5 स्ट्रेटजिक गोल हैं जो ऊपर से देख लेना। फिलहाल अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, यहां पे जो गोल है वो 2020 तक अचीव करने की बात थी। अब आप बोलोगे सर 2020 तो कब का गुजर चुका। 2020 से गुजरने के बाद अब एक नया है जो हम लोग पीछे के अपडेट से जोड़ेंगे। को 15 जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल में हो रहा होता है, और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये है मीटिंग नंबर 15। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग नंबर 15 जो है जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल में हो रहा है, यहां पर एक फ्रेमवर्क बनाया जाए। तो मैंने आपको कहा था 2030 तक के लिए कुछ टारगेट है जो अचीव करने हैं, ये वही है दोस्त, थोड़ा समझना। और ये थोड़ा एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देता हूं, इसको समझना। यूएनसीबीडी के साथ बैकग्राउंड में कार्टागेना प्रोटोकॉल और आपका नगोया और आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट रहेगा। नगोया को ही आप लोग सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल भी देख लेना, कहीं सप्लीमेंट्री आता है तो कंफ्यूज मत करना, नगोया ही समझना उसको। ठीक है, अब ये जो कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी मीटिंग होती है मॉन्ट्रियल में, कुनमिंग में, ये 7 to 19 दिसंबर 2020
टू को होता है। यहां पर 4 साल के लिए कंसल्टेशन और निगोशिएशन प्रोसेस हैं जो एडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पे समझना, यहाँ पे किसको सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जो एम्बिशियस पाथवे हैं, जो वर्ल्ड लिविंग इन हार्मोनी ग्लोबल विजन जो लाया गया 2050 तक, जैव विविधता को किस स्तर तक पहुंचाना है, ठीक है ना, इन चीजों के बारे में यहां पर बात की गई। यानी जो जो पीछे से टारगेट बनाए गए हैं, भविष्य में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, हमें एम्बिशियस पाथवे मतलब नए बनाने हैं, इन सारी चीजों पर यहां पर डिस्कशंस हुए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, इस फ्रेमवर्क में जो की एलिमेंट है, यहाँ पर 4 गोल हैं जो 2050 के लिए बनाए गए, और 23 ऐसे टारगेट हैं जो 2030 के लिए बनाए गए। ठीक है, तो इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर 4 गोल हैं, जो नए अपडेट्स में ध्यान रखना, 4 गोल हैं जो 2050 के लिए बनाए गए, जो अचीव करना है, और 23 टारगेट हैं जो 2030 तक अचीव करना है। धीरे धीरे देखते जाना इसमें है क्या। इसमें मैं थोड़ा अंदर घुसूंगा, देखना भी। ठीक है, देखो यहां पर क्या अपडेट आता है जरा समझना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनका, देखो ऑब्जेक्टिव यही है कि आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो है वो 2020 में एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि पीछे जो हम लोगों ने यूएनसीबीटी के बारे में बात किया था, जो हमने पीछे यूएनसीबीटी के बारे में बात किया था, उसमें यही था कि वो लीगली बाइंडिंग था। लेकिन अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है, वो पीछे जो हमारे प्रोटोकॉल से उसमें चीजों को लीगली बाइंडिंग करने की बात थी, लेकिन अभी यहां पर बदला जा रहा है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। और इसलिए नहीं है दोस्त, क्योंकि हर कंट्री की कंडीशन अलग अलग है। ठीक है ना, अब डेवलप्ड और डेवलपिंग सबको एक ही पैरामीटर पर लाकर रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए यहां पर लीगली बाइंडिंग नहीं है। पहले तो ये ध्यान रखना, पहली चीज। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, यहां पर कोशिश ये करनी है कि जो पेरिस एग्रीमेंट फॉर नेचर है, जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में जो बातें हुई हैं, उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा आपको और बता दूं, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको पूरा किया जाए। इसके अलावा 20 जो बायोडाइवर्सिटी टारगेट हैं उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाए आगे आने वाले भविष्य में। ठीक है ना, अब पोस्ट 2020 ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या लाएगा। ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, क्योंकि आप सबको पता है कि आईची टारगेट 2020 में खत्म हो चुका है, तो यहां पर जो नया फ्रेमवर्क लाने की बात हुई है, 2030 तक हमें क्या करना है, नए तरीके से चीजों को अपनाना है और लेकर चलना है जैव विविधता की सुरक्षा के लिए। इसीलिए देखो, पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, याद रखना ग्लोबल डाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है पोस्ट वाला, ये न्यू प्लान है जो प्रोवाइड करता है गाइडेंस फॉर द एक्शन अंटिल 2030। ठीक है ना, 2030 तक हम लोग क्या करने वाले हैं। यहां पर 2 ऐसे कॉन्टेशियस इश्यूज हैं जो इन कंट्रीज के सामने हैं। पहला इस फ्रेमवर्क के अंदर जो मेन इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं। पहला ये है कि हम लोग एग्रीकल्चर पॉल्यूशंस को काफी हद तक कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है डिटरमाइनिंग द शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स रिलेटेड टू जीनोम डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, यानी हमारे वही लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, अगर किसी तरह का कोई जीन या कोई छेड़छाड़ हुआ है तो उसका एक डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई जेनेटिक सीक्वेंस बदल दिया, न्यूक्लिक एसिड बदल दिया, उसका डेटा शेयर होगा। पोटेंशियली अदर डेटा सच एज द प्रोटीन सीक्वेंसेस वगैरह कुछ चेंज कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन जो होगा वो शेयर होगा। ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट रिलेटेड टू जीनोम डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिजिटल एक्सेस जो डेटा होगा, मतलब जो डेटा होगा डिजिटली एक्सेस होगा और शेयर किया जाएगा। अब देखो फाइनल वर्जन जो है वो क्या है, इसको जरा समझना। फाइनल वर्जन जो है वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है जो 2022 में लाया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें कहा क्या गया, इसके अंदर यह है कि भाई 30% ऑफ द अर्थ लैंड एंड ओशंस एज प्रोटेक्टेड एरियाज नोन एज द 30x30 इनिशिएटिव्स, 2030 तक लैंड और ओशन के जो भी लॉसेज वॉसेज जो हुए हैं, 30% एरिया को हम फिर से अपने नेचुरल कंडीशन में ला देंगे। इसी को 30x30 टारगेट्स का नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा, 30x30 को ऐसे पूछेगा 30x30 टारगेट क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो 30x30 का टारगेट यही है दोस्त, साफ साफ याद रखना। वर्ल्ड वाइड एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट टू डेसिग्नेट किया गया, 30% ऑफ द अर्थ लैंड्स एंड द ओशन एरियाज एज प्रोटेक्टेड एरियाज बाय 2030। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी और ये बहुत बड़ी चीज है जो एक इनिशिएटिव इसके अंदर आई हुई है,
ध्यान रखना। अब इसका आउटकम क्या है जो क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क था, इसमें देखना 4 लॉन्ग टर्म गोल हैं 2050 तक जिसे अचीव करना है, और 2050 तक बायोडायवर्सिटी के कुछ विजन्स हैं जो बनाए गए, जिसमें यह कहा गया भाई ऐसा है, हाल्टिंग ह्यूमन इंड्यूस एक्सटिंक्शंस, ठीक है ना। असल में ह्यूमन की वजह से बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं, उसको रोकना है। सस्टेनेबल यूज की तरफ जाना है, जैव विविधता का यूज कर रहे हैं तो उसका एक्सप्लॉयटेशन ना करें। तीसरा ये कह रहे हैं फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट इंफॉर्मेशन को ईमानदारी के साथ लेन देन हो। चौथा एडिक्वेट मींस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसके अंदर 23 एक्शन जो लिए गए हैं उनको 2030 तक अर्जेंट बेसिस पर अगले आने वाले डिकेड 2030 तक पूरा किया जाए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना यहां पर 13 to 30 थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है आपके यूपीएससी में आगे आने वाले सालों के लिए। एक और यहीं पे बता दूं मेजर आउटकम्स में क्या है, यहां पर स्पेशल ट्रस्ट फंड 2023 में, ठीक है, बनने की बात हुई है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, जिसपे हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी कहता है कि भाई एक स्पेशल ट्रस्ट फंड आना चाहिए और इसको 2023 में लाने की बात होती है और 2023 में लाया जाता है, और ये पूरी तरह से ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इसका मतलब जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, याद आ रहा होगा जीएफ हम लोगों ने पीछे के लेक्चर में बात किया हुआ है, जीएफ कह रहा है कि अब इसको सपोर्ट कैसे किया जाए। तो जीएफ कह रहा है इसको सपोर्ट करने के लिए, आपको पता है समिट को सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी लाई गई। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की फंडिंग यूएनएफसीसीसी को भी जा रही है और ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की फंडिंग आपको यहां भी आ रही है यूएनसीबीडी के लिए भी, और इसके लिए एक स्पेशल ट्रस्ट फंड 2023 में स्टैब्लिश करने की बात हुई थी। ये फंड जो होगा पूरी तरह से इक्विटेबल गवर्निंग बॉडी की तरह काम करेगा, इसमें अपने मेंबर होंगे और खासतौर से ये फाइनेंसिंग वगैरह को देखेगा। यहीं पर एक बात और बता दूं, यहां पर हर कंट्री अपना एक नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान बनाएगा, ठीक है। जो कंट्रीज के सिग्नेटरी मेंबर हैं वो अपना नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान बनाएगा, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और है आपको बता दूं, कोप 16 जो तुर्की में होने वाला है 2024 में, वहां के लिए देखते हैं जो आगे देखते हैं इनमें एनबीएसएपी पर क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं। इसके लिए थोड़ा आपको अगले कन्वेंशन पर रुकना होगा जिसका वीडियो अलग से इसमें ऐड किया जाएगा। अगर जैसे जैसे ये चीजें होंगी आपके इन्हीं वीडियोस में अपडेट किए जाएंगे, ठीक है। यहां पर एक चीज और बोला गया कि जेंडर एक्शन प्लान को भी अडॉप्ट करने की बात की गई। भाई सही बात है, फीमेल को इक्वल इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो ठीक है क्योंकि दुनिया अगर देखो तो मेल डोमिनेटिंग है, ठीक है ना, लेकिन आपको बताऊं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए वेमेन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब देखो अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पीछे पढ़ा होगा तो वेमेन इंकरेजमेंट की बात हमेशा होती है। जेंडर है ना, प्लान ऑफ एक्शंस को लेकर काफी अडॉप्ट किया गया क्योंकि जेंडर भी काफी हद तक जरूरी है। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्यूबिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल गोल्स 2050 के जो गोल्स इन्होंने बनाए हैं उनमें गोल 1 है कि हॉल्टिंग ह्यूमन इंड्यूस एक्सटिंक्शन, जो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा सस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी आपको बता चुका हूं। फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स आपको बता चुका हूं। और चौथा एडिक्वेट मींस ऑफ इंप्लीमेंटेशन द ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। अब यहीं पर आपको आगे लिए चलते हैं, ठीक है। जरा देखना द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब क्या होता है कि जैसे जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस वगैरह हो रहा है तो उसको किस हिसाब से कोप अप किया जाए, उसको फिर से सही किया जाए, तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी है, एक इनिशिएटिव्स है जो खास तौर से जो लाया गया। और जो सीबीडी के जो प्रोग्राम होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, उनको लाया जाए, उनको पूरा किया जाए, ठीक है ना। ये सारे की सारी चीजें ये करता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सीबीडी के जो कन्वेंशंस वगैरह की मीटिंग होती है उसमें क्या रिजल्ट्स आए हैं उसको वैल्यूएट भी करता है, ठीक है ना। मतलब उसका क्या आउटकम रहा, इससे कितना फायदा हुआ, लोग कितना ज्यादा उसमें सीरियस एक्टिव हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मेजर एक इंटरनेशनल जो इनिशिएटिव है, ये फंडेड बाई है, बहुत सारे लोग हैं, कंट्रीज हैं, यूरोपियन कमीशन है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, नॉर्वे है, नेदरलैंड है, स्वीडन है, एंड मैनेज बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम भी इसको मैनेज कर रहा है, जहां पर ग्रीन इन इकोनॉमी इनिशिएटिव्स वगैरह का पार्ट है यूएनईपी, ठीक है ना। यहाँ पर पूरी कोशिश है कि जो नेचर है जिसके साथ हम रह रहे हैं उसका एक इकोनॉमिक इवैल्यूएशन भी हो,
ठीक है, इकोनॉमिकल इवैल्यूएशन भी हो। और देखो आपको पीछे मैंने जब बढ़ाया था यूएनईपी के बारे में, मैंने कहा था ग्रीन इंडेक्स, ग्रीन जीडीपी के बारे में यूएनईपी ने पीछे बात की थी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, इसको हम इवैल्यूएट करेंगे किस हिसाब से एक डाइवर्सिटी अगर बढ़ रही है या कट रही है तो किसका इकोनॉमिक एसेट आया, बढ़ा या कम हुआ, उन चीजों को भी इवैल्यूएट करता है ये। तो यहाँ पर काफी हद तक देखा जाए तो हमें काफी हद तक कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो पता चल जाते हैं। ठीक है, लॉस वगैरह के बारे में एक एस्टिमेशन पता चल जाता है। और इसमें काफी हद तक देखा जाए तो हम सीरियस एक अर्जेंटली जो नीडेड जो जरूरत होती है उस पर काफी हद तक फोकस होता है। तो ठीक है, ये कह लो कि द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी जो सीबीडी में हुए जो लॉसेस हैं या इकोनॉमिकल वैल्यूज है उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये काम करता है। इनका एक टीबी एडवाइजरी बोर्ड होता है, ठीक है, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है यूएनईपी का, कुछ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होते हैं सीबीडी के, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईयूसीएन होता है। ये सब ही इसके एडवाइजरी बोर्ड होते हैं और इन्हीं के दिशा निर्देश पे टीबी जो होता है पूरा काम करता है। ठीक है, याद देखिएगा टीबी भी आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टिल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब लिए चलते हैं टीबी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखो ऑब्जेक्टिव्स तो हमने वैसे भी पीछे समझ लिया है। ठीक है, इवैल्यूएशन करना, ठीक है ना, लो नजर रखना सीबीडी के कार्य प्रणाली पर, ये नेचर और इसमें जो वास्ट बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करता है, उसे किस तरह के बेनिफिट्स हैं। इसमें ये भी है इकोनॉमिक टर्म्स को वैल्यू देखता है, क्या इवैल्यूएशन है उसका। इवन एस्टिमेटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेरियस डिसीजन मेकिंग बॉडीज है जो किया जा रहा है, स्टेक होल्डर्स वगैरह जो अप्रोप्रिएटली जो स्ट्रक्चर अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, यानी पूरा का पूरा इंटरनेशनल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी के लिए एज अ केयर टेकर की तरह याद रखेगा। एक वर्ड याद रखिए कि टीबी एक तरह से केयर टेकर है वो सीबीडी के लिए, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब आपको कुछ न्यूज बताता हूं, इन्हें पीछे के सालों में क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया टीबी ने। इसने कहा भाई ऐसा है कि जो हनी बी का पॉपुलेशन है जर्मनी में क्या है, 2 डिकेड्स में 20 सालों में बी पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन ड्रास्टिकली इन द लास्ट 2 डिकेड्स। और पता है बी के पॉपुलेशन के गिर जाने से वहां बच्चा अच्छा खासा प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक लॉस हो गया, क्योंकि बीज जो होते हैं आपको पता है एक तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अब मेरे ख्याल से इसके थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा टीबी के बारे में। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं कि बीज आर एक्चुअली एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन इकोनॉमिक फील्ड फॉर द फार्मर्स। और इनकी वजह से क्या होता है, वहां पॉलिनेटिंग एजेंट खत्म हो जाते हैं, जिससे वहां पे प्रोडक्टिविटी काफी हद तक कम हो जाती है। ठीक है, और उस इकोनॉमिक्स वगैरह पे काफी इफेक्ट पड़ता है। तो इसी तरह से इन चीजों की स्टडी करना टीबी का काम है। इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी का एम क्या है, एक तरह से एक ब्रिज की तरह काम करता है, जिससे एक जो गैप है अंडरस्टैंडिंग एंड ड्राइविंग द एक्शन इन दिस एरिया वो काफी हद तक समझा जा सके। ठीक है ना, किस तरह से कमियां आ रही हैं, कौन कौन सी चीजों को लाया जाना चाहिए। ठीक है, टीबी के इवैल्यूएशंस की वजह से, मैंने फिर बोला केयर टेकर की वजह से हमें चीजें ज्यादा समझ में आती। 2008 में देखो एक इंटरिम रिपोर्ट आया था, टीबी का इंटरिम रिपोर्ट आया था, वहां पर यह हाईलाइट किया गया था कि असल में जो पॉवर्टी है ना एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम और डाइवर्सिटी है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मैंने आपको फिर बोला था अगर हमें इन्वायरमेंट बचाना है, हमें जैव विविधता बचानी है, तो गरीबी को दूर करना होगा। फिर मैं रिपीट करता हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं तो पॉवर्टी एलिवेशन नहीं बोला जाता। यहां तक कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बारे में बात हुई थी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी जो 2000 में लाया गया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, यहीं पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टीबी और सीबीटी से ही जुड़ा हुआ है, दैट इज द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। शॉर्ट में आप इसको कह सकते हैं पीजीआरएफए। तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग इंटरनेशनल सीड ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सीड ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। और आपको सही बताऊं, इसकी पूरी कहानी जो है वो सीबीडी से ही जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में सीबीडी ही है, इसीलिए जब सीबीडी आता है वहीं पर आपको टीईईबी भी पढ़ लेना होता है, और वहीं पर आपको बचा पीजीआरएफए यानी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी पढ़ना होता है। एक तरह से देखा जाए कि वाइड रेंजिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर काम करता है। इसका पूरा का पूरा कोशिश यही होता है कि ये फूड सेफ्टी को ध्यान दे।
ठीक है ना। फूड सेफ्टी को ध्यान दे, क्योंकि जैव विविधता में बाय फूड सेफ्टी भी तो आती है और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और यहाँ पर पूरी तरह से इसका काम है कि भाई फूड सेफ्टी को कंजर्व किया जाए, और जो सस्टेनेबल यूज है वर्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के, जिसकी वजह से फूड और एग्रीकल्चर को हम सही तरीके से मैनेज कर सकें आम जनता के लिए भी, कहीं ऐसा ना हो कि फूड क्राइसिस हो जाए, उस तरह की चीजों के लिए भी। ठीक है, इसके अलावा यहां पर बेनिफिट शेयरिंग की बात हो ही रही है। ये असल में देखो इसका सबसे बड़ा काम यह है कि किसानों के हक की भी बात करता है। ठीक है ना, किसानों के हक की भी बात करता है। भाई देखो ऐसा है कि कोई कंपनी हो सकती है अपने फायदे के लिए किसानों को नुकसान पहुंचा रही है, या हो सकता है कोई सरकार भी हो, ठीक है, इस तरह की चीजें कर रही हो, तो कहीं ना कहीं ये उस पर नजर रख रहा है, उस पर एक तरह से उसके इंफॉर्मेशन को लोगों के सामने उजागर भी कर रहा है। ठीक है, यहां पर एक बात बता दूं, ये फैसिलिटेट प्लांट जर्म प्लाज्मा एक्सचेंजेस पे भी काम करता है। जर्म प्लाज्मा का मतलब होता है बच्चा जो उसके जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसके जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उस पर भी नजर रखता है। ठीक है, उस पर भी नजर रखता है। अगर किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन कहीं पर हो रहा है, किसी तरह की कोई चीज हो रही, घटना हो रही है, तो उसके बारे में भी ये लोगों तक जानकारी पहुंचाता है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर में ट्रीटी वाज निगोशिएटेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन, और दूसरा इस सिटी को निगोशिएटेड किया गया था भाई सीजीआरएफए के द्वारा, जो कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है, 2006 से ये काम कर रहा है। ठीक है, इस मीटिंग में जो डिस्कशंस होते हैं वो यही होते हैं कि भाई फार्मर के राइट्स को भी ध्यान दिया जाए, फाइनेंशियल रूल्स वगैरह के हिसाब से लाए जाएं, कौन सी फंडिंग स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, ग्लोबल क्रॉप डाइवर्सिटी ट्रस्ट के बारे में बात होती है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मल्टीलैटरल सिस्टम की बात होती है, जहां हम आसानी से इंफॉर्मेशन वगैरह को शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पे आपको थोड़ा सा जानना है, रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर पे। अगला हम चलते हैं कन्वेंशन जिसका नाम है साइट्स। ओके, अगले कन्वेंशन पे हम चलते हैं जिसका नाम है साइट्स। देखो साइट्स में क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज, इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो स्टेट और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एडहेयर वॉलंटरली। ठीक है, तो ये वॉलंटरली काम कर रहा है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अपनी स्वेच्छा से काम कर। इसका मेजर फंक्शन यही है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेड हो रहे हैं किसी प्रजातियों वगैरह का, ठीक है, उसमें ऐसा ना हो कि कोई खतरा हो जाए उस जानवर के लिए, उस है ना जनजीव के लिए, तो उस पर नजर रखने का ये काम करता है। 1973 में यह साइन होता है, लाया जाता है। इसे हम वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। जो अपडेट है, एक 184 मेंबर नेशंस इसके मेंबर हैं। और अगली चीज, ये यूएनईपी द्वारा एडमिनिस्टर्ड होता है, इसका जो सेक्रेटरीट वगैरह होता है वो यूएनईपी के अधीन ही काम करता है। जब हम लोगों ने यूएनईपी पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने साइट्स के बारे में बात की थी, जब आप पीछे के लेक्चर में होंगे। मैंने आपको बार बार बोला है लेक्चर कम से कम 3 से 4 बार सुनिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट है, फैक्ट्स ज्यादा है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। साइट्स करता क्या है, साइट्स के अपने अपेंडिक्सेस भी हैं, उस पर बात करेंगे। अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने अलग अलग तरह के जनजीवों के बारे में बताया है कि किस तरीके से इन जीव जंतुओं का हमें कंट्रोल करना है। जो भी इसके मेंबर हैं, ठीक है, उनको देख बोला जाए तो 1 और मोर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होगी, ठीक है ना, अपने कंट्री में उनको मैनेज करना होगा। जैसे भारत में साइट्स के मैनेज करने के लिए हमारे देश में जो होता है डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, जो MOEFCC के अंदर आता है, वो हमारे देश में पूरा जो होता है इसका मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। तो भारत में साइट का मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन होता है, ये साइट्स के अंदर ये प्रोविजन है। हर कंट्री का यहाँ अपना साइट है, कोई ना कोई इस तरह का मैनेजमेंट अथॉरिटी होगा। तो भारत में डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशंस है जो MOEFCC के अंदर आता है, वो इसको मैनेज करता है। और इसमें बहुत सारे साइंटिफिक अथॉरिटीज भी होते हैं जो इस लेवल पर काम करते हैं, तब जाके वो जीव जंतुओं के बारे में स्टडी कर पाते हैं। तो भारत में ऐसे कौन कौन से अथॉरिटीज हैं, तो यहाँ पर आपको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिल जाएगा, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिल जाएगा, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिल जाएगा। ठीक है, और यही सर्वे और नॉलेज लेने के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश होता है, और यही रिपोर्ट जो होता है वो एक तरह से साइट के पैरामीटर पर काम करता है। ठीक है ना, अब देखना अदर मैनेजमेंट अथॉरिटी में अगर देखा जाए तो यहां पर एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी है ना, जो ग्रांट परमिट्स इन इंडिया, ठीक है, इसको भी एक तरह से इशू किया गया है। साइट्स विद द सपोर्ट ऑफ WWF एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने की कोशिश करता है। और ये भी अगर बताऊं तो आफ्टर एवरी 3 years एक रिपोर्ट भी पब्लिश करता है।
ये लीगली बाइंडिंग है क्योंकि जीव जंतुओं को जल्दी से जल्दी बचाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक तरह से यहाँ पर ईच पार्टी हैज अडॉप्ट इट्स ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल लेवल। जो मैंने यहाँ बोला था, भारत का भी अपना हम लोग बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका शेड्यूल 1 तो बार बार आपके पेपर में कई बार तो उसके एग्जाम्पल्स तक पूछे गए हैं, कौन से जीव जंतु ऐसे हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। और आगे देखो साइट्स के बाद, साइट्स में 3 अपेंडिक्सेस हैं जिस पे हमने बात किया था। देखो अपेंडिक्स 1 में क्या है, अपेंडिक्स 2 में क्या है, अपेंडिक्स 3 में क्या है। अपेंडिक्स 1 में एक्चुअली में वो जीव जंतु आते हैं जिनको एक्चुअल में हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड नहीं करेंगे, खास तौर से कॉमर्शियल पर्पस के लिए, जिनमें टाइगर है, हिमालयन ब्राउन बियर है, एलिफेंट है, तिब्बतन एंटीलोप है। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में यह है कि हम उनको ट्रेड कर सकते हैं इंटरनेशनली कॉमर्शियल पर्पस के लिए, लेकिन उनको उनके लिए बहुत सारे नियम कानून होंगे जो कड़े होंगे। इनमें आते हैं जैसे हिप्पोपोटामस, बिग लीफ, माहोगनी, ग्रे वोल्फ, ये सारे के सारे पौधे और जंतु आते हैं। अपेंडिक्स 3 में जो होते हैं यहाँ पर जनरली ऐसे स्पीसीज वगैरह को रखा गया जहां पर एक कंट्री को दूसरे कंट्री से सहयोग की जरूरत होती है। जैसे मान लो कि हमारे देश का कोई जानवर है जो थाईलैंड में बहुत ज्यादा उसकी पाउचिंग होती है, धीरे धीरे लोग ले जाके इलीगली उसको ले जाते हैं, तो भारत सरकार बोलेगी भाई थाईलैंड गवर्नमेंट तुम ऐसा करो कि इस तरह की चीजें होती है तो हमारी मदद करो, क्योंकि इसकी संख्या ऑलरेडी कम है, लेकिन पता चल रहा है इससे लोग दवा बनाते हैं या इसकी हड्डियों की जरूरत होती है या खाल की जरूरत होती है, अब क्या है कुछ भी है उस तरह का। तो इस तरह की चीजें जो होती है अपेंडिक्स 3 के अंतर्गत आती हैं। तो स्पीसीज इंटीग्रेटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंट्री विद इन द कोलैबोरेशन ऑफ द अदर कंट्रीज टू हेल्प इन चेकिंग द इलीगल एक्सप्लॉयटेशंस। इसमें जैसे आप देखो वॉलरस है, हॉफमैन्स, टू टूड स्लॉथ है और रेड ब्रेस्टेड टाउसन है ना, ये सारे के सारे। इवन आपको बताऊं भारत में जो माइक और ETIS है ना, माइक और ETIS जो है ये साइट्स के अंदर ही मॉनिटर होता है, याद रखिएगा, जिसमें हम लोग एलिफेंट्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अभी बताऊं आपको, पीछे एक एलिफेंट को लेकर एक साइट्स की एक मीटिंग भी हुई थी जहां पे भारत ने भाग लेने से मना कर दिया। भारत बार बार कह रहा है कि एलिफेंट के जो ये टीथ वीथ है ना, इनका इलीगल जो ट्रेड ऑर्डर है इसको बंद करो पूरी दुनिया में। इस चीज को लेकर भारत का बड़ा रूखा कदम था जो आपको आगे मिलेगा। तो माइक और ETIS आर मॉनिटरिंग टूल्स यूज बाय साइट्स, है ना। अब ये बिजनेस असेसिंग द पॉलिसीज फॉर द ट्रेड इन एलिफेंट प्रोडक्ट्स, क्योंकि बोला एलिफेंट्स के जो टस्क वस्क होते हैं एक तरह का बिजनेस है ये। माइक का मतलब होता है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, और ETIS का मतलब होता है एलिफेंट ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। यानी एलिफेंट्स को लेके काफी ज्यादा एक्टिव है भारत भी, ठीक है ना, ये ध्यान देना। और माई का ETIS जब आप कंजर्वेशन की बात करते हैं वहां पर ये आता है। अब देखो COP19 जो मीटिंग होती है पनामा में साइट्स का 2022 में, ये 19वीं मीटिंग होती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस बोल लीजिए इसको, हेल्ड इन पनामा। इसका आउटकम क्या है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्पीसीज ऐसे हैं जिनको साइट्स के प्रोटेक्शन के अंदर लाया गया, ठीक है, नया जो, जिसमें शार्क है, रेज है, ट्रीज हैं, एम्फीबियंस हैं, टर्टल्स हैं, टाटवाइज हैं, और बहुत सारे सॉन्ग बर्ड्स हैं जिनको साइट्स के प्रोटेक्शन के लिस्ट में नया इंक्लूड किया गया। दूसरा क्या है, यहां पर सी कुकुम्बर को भी एक्सेप्ट किया गया अपेंडिक्स 2 के अंदर, ठीक है। देखना क्या नए नए अपडेट हुए हैं। तीसरा क्या है, इंडिया का इनिशिएटिव है प्रपोजल टू क्लैरिफाई द क्वांटिटी ऑफ शीशम आइटम सच एज द फर्नीचर फॉर कंसीडर। तो भारत का ये कहना तब है कि शीशम के पौधों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत का एक प्रपोजल भी रहा, और शीशम पे आपके एग्जाम में पीछे के सालों में क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो कि पंजाब का स्टेट ट्री भी है, ठीक है। रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट जो है टाटवाइज और फ्रेश वाटर टर्टल्स को लेकर भी यहाँ पर एक्चुअली लाए गए हैं, जिसको एक तरह से हम इंडियाज ऑपरेशन टर्टशील्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसको वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो लागू करता है। यानी कहने का मतलब भारत एक इंडियाज ऑपरेशन टर्टशील्ड करके एक टर्टवाइज का प्रोटेक्शन करता है, तो उस रेजोल्यूशन को यहां पर भी लाया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। आउटकम्स ऑफ कॉन्फ्रेंस में और क्या है, यहां पर इवोरी वॉज डिफीटेड, है ना। यहां पर असल में क्या है कि भारत जो पीछे हट गया था वो वही वाला है जो एलिफेंट जो टीथ है ना, एबोरी या इवोरी जो भी आप बोलो, यहाँ लेकर प्रपोजल जो था वो पूरी तरह से डिफीटेड है, यानी यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। यहाँ पर अब अपोज भी हुआ है, इट्स डिकेट्स ओल्ड स्टेन्स ऑफ स्ट्रांगली अपोजिंग इवोरी ट्रेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग। मैंने आपको पहले ही बोला
इसके अलावा इंटरनेशनल इवोरी ट्रेड वाज बैन इन 1989 व्हेन द ऑल अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन पुट इन द साइट अपेंडिक्स 1। ये उस जमाने की बात थी, बहुत पहले। पर लेकिन अभी देखो इस तरह की चीजें यहाँ से हटा देना, ये कहीं ना कहीं एलिफेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके अलावा कुछ पॉपुलेशन ऑफ सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग नामीबिया, बोत्सवाना एटसेट्रा वेर ट्रांसफर टू अपेंडिक्स 2। इस पे नहीं जाएंगे, है ना। अब इवोरी वोरी को एलिफेंट को उन्होंने ट्रांसफर करके अपेंडिक्स 2 में कहाँ डाल दिया। अबाउट सीसम के बारे में बात करें, जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है पिछले सालों में, तो डेसिडुअस ट्री है और करीब 25 से 30 मीटर इसकी हाइट होती है। नेटिव ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, सदर्न ईरान में पाया जाता है, सब हिमालयन एरियाज में आपको मिल जाएगा, रावी नदी से लेकर वो वाला एरिया से असम तक। अपेंडिक्स 2 में रखा गया है इंडियन रोजवुड और द सीसम ट्री। इसको ड्यूरेबल है, काफी डार्क रेडिश, टेबल बेड्स, बुक शेल्फ्स और चेयर्स बनाने में काम आता है। और ये स्टेट ट्री है किसका? पंजाब का। गॉट इट, पंजाब का स्टेट ट्री है। इंडिया और साइट्स को लेके कुछ न्यूज है, इस पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, इंडिया और साइट्स को लेके कुछ न्यूज है, इस पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, एक्सटेंसिव यूज ऑफ अपेंडिक्स 3 जो भारत ने उसको फॉलो किया है, जिसमें 39 टेक्सा जो है वो अपेंडिक्स, टेक्सा मतलब एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब आप समझ लो कोई जीव जंतु की ही बात हो रही है। अपेंडिक्स 3 को हमने काफी एक्सटेंसिव किया है, यूज किया है। माइक जो प्रोग्राम है वो हम लाए हैं, ठीक है। माइक वही मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है एक तरह से, जहां पर मेजर करना है हमें उसके लेवल, ट्रेंड्स और कॉज ऑफ एलिफेंट मॉर्टेलिटी के बारे में। इंडिया में माइक के कुल 10 ऐसे साइट्स हैं, आज भी 10 साइट्स हैं, है ना। माइक्स में वैसे कुल एलिफेंट के तो 30 से ज्यादा आप देखिए, है ना, आपको उससे ज्यादा ही मिल जाएगा। कंजर्वेशन जो हो रहे हैं जगहों पर, 10 साइट ऐसे हैं जो माइक प्रोग्राम के अंदर हैं। इवन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑफ इंडिया, जो साइट्स के अंदर जो एक्ट्स हैं जो हमारे भारत में आ रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जिसपे हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो फॉरेन ट्रेड वगैरह एक्ट 1992 के अंतर्गत है। और तीसरा कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962। यानी भारत में अगर बोला जाए कि वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड है उनको कंट्रोल करने के लिए जैसी बातें साइट्स के अंदर बोली गई हैं, उसके लिए कौन कौन से एक्ट हैं, तो ये 3 एक्ट हैं जो इसको फॉलो करते हैं। इनमें से मेन एक्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही है, और आप यही ध्यान रखेंगे। फिलहाल प्रीलिम्स के लिए आप तीनों टर्म एक बार सुन लीजिएगा। इंडिया के साइट्स की बात करें तो मैनेजमेंट अथॉरिटी जो साइट्स का है वो डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन है, जो भी आपने देखा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड 5 अथॉरिटीज, एक्चुअली जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो साइट्स के लिए काम करता है। भारत में 5 ऐसे हैं जो साइट्स के लिए काम करने वाले इंडिया के अपने मैनेजमेंट अथॉरिटीज हो गई, जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, CMFRI सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोचीन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग IFGTB जो कि कोयम्बटूर में है। तो ये कुछ चीजें थी, थोड़ा देख लेना, ठीक है तो बड़ा फैक्चुअल, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कम से कम 3 से 4 बार इन चीजों को पढ़ोगे आप, तब जाके चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। चलो दोस्त, अगले लेक्चर में फिर बात करेंगे, क्योंकि वीडियोस 1 घंटे से ज्यादा मैं कभी भी एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो हैं वो काफी फैक्चुअल है। अगर 3-3, 4-4 घंटे की वीडियोस होती हैं तो आप और ज्यादा इरिटेट होंगे। चलिए फिर 2-3 बार इसको रिवीजन कीजिए, जो चीजें मैंने आपको बोली। शीशम वाले प्लांट्स पे जो क्वेश्चन आया, साइट्स को समझना। हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहा वो आपका UNCBD रहा, और कैसे इसमें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है 2030 के लिए जो 4 गोल्स थे वो हम लोग बात किए थे, है ना। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वाला जो गोल था उस पर बात किए थे। आगे अगर कोई इसमें जैसा अपडेट होता रहेगा वो हम लोग इसमें पार्ट 2 पार्ट 3 करके अपडेट करते रहेंगे। तो चलो ये दोस्त, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। अभी इसमें और भी लेक्चर्स आने बाकी हैं।